नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई है और ये शक्तियाँ इतनी बड़ी है कि अगर आप किसी पीसीएस के एग्जामिनेशन में या संघ लोक सेवा आयोग के मेंस की आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन किन कारणों से वास्तविक शक्ति उनके हाथों में केंद्रित नहीं होती है। तो ये एक विवेचना की विषय वस्तु है। फिलहाल आज के इस क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के उन शक्तियों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे संविधान में भारतीय राष्ट्रपति को कई सारी शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे उनकी कार्यपालिका शक्ति है या न्यायिक शक्ति है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। उसी तरह आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की, मतलब संसद के अंदर की जो गतिविधियां हैं उनको राष्ट्रपति जो है किस प्रकार निर्देशित करता है और राष्ट्रपति की उसमें क्या भूमिका है, कैसे वो विभिन्न जो भी आपको विधेयक लाए जाते हैं संसद में उसका उन विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के क्या प्रोसेस हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश कैसे जारी करता है, ज्वाइंट सेशन कैसे बुलाता है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग काफ़ी विस्तृत परिचर्चा करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस क्लास को और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति की वो विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो बोर्ड पर कुछ अनुच्छेद को, कुछ आर्टिकल्स को जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से जुड़े हुए आर्टिकल्स है उसको हमने ऐड ऑन किया है। सबसे पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह है अनुच्छेद 79, मतलब संविधान का आर्टिकल 79। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें संसद के गठन की चर्चा है और कई दफ़े विभिन्न एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते रहे हैं कि संसद का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है या कौन इसमें संसद का हिस्सा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं क्योंकि वो संसद को प्रायः राज्यसभा और लोकसभा तक सीमित रखते हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति केवल एक अंग ही नहीं है, एक संसद का वो अभिन्न हिस्सा है और इसका जिक्र जो है हमारी संविधान की अनुच्छेद 79 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कर दी गई है। एक जो दूसरी आर्टिकल पे हम आ रहे हैं जो है आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80। और आप देखिएगा कि अनुच्छेद 80 में, जैसे 79 में आपको संसद की बात है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा के गठन की जिक्र है। तो जब संविधान के अनुच्छेद 80 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे राज्यसभा के गठन को लेकर परिचर्चा की गई है, उसकी व्यवस्था की गई है और वहाँ पर आर्टिकल 80 में एक स्पष्ट रूप से ये व्याख्या किया गया है कि राज्यसभा के अंदर जो 12 सदस्यों का मनोनयन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। तो अगर सीधे रूप में अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें यही जान लेना है कि अनुच्छेद 80 के तहत ही, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी गलती की गुंजाइश बनी रहती है कि सामान्यतः लोग जब अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी किताब से अनुच्छेद को सीरियल वाइज रटने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे केवल उसकी वो शीर्षक को, हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं। और आप देखिएगा कि किताबों में जो अनुच्छेद 80 की हेडिंग्स होगी राज्यसभा या राज्यसभा का गठन, तो विस्तृत रूप में जब हम अनुच्छेद को नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे एरर हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है, जो कि कुछ विशेष उल्लेखनीय व्यक्ति होते हैं, चाहे वो आपको साहित्य के क्षेत्र में हो या फिर वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो या अन्य कई सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं या उन क्षेत्रों में जिनका प्रदर्शन जो है वो उल्लेखनीय रहा हो, सराहनीय रहा हो, तो ऐसे जो 12 व्यक्ति हैं उनका मनोनयन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये अलग बात है कि उन सदस्यों के मनोनयन की सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद ही करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करते हैं, जब हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र करेंगे तो वहाँ पे ये काफ़ी विस्तृत रूप में हम पढ़ेंगे कि कई सारी नियुक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो लगभग अधिकांश नियुक्तियाँ या उनके द्वारा जो भी सदस्य मनोनयन किए जाते हैं वो सदस्य, अगर आप देखेंगे ध्यान से,
तो वो राष्ट्रपति स्वयं अपनी विवेक से उसके बारे में फैसला नहीं लेते हैं। वो सारी शक्तियां जो है एक तरह से मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। तो राज्यसभा में भी अगर आप देखें कि साहित्य, विज्ञान, कला, राजनीति आदि क्षेत्रों के जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन मंत्रिपरिषद की सलाह पे किया जाता है, और इसका जिक्र आर्टिकल 80 में है। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 85 के ऊपर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, जिसके अंतर्गत संसद के जो सत्र हैं, सत्रावसान है या सत्रों के विघटन की चर्चा की गई है। इसमें 2-3 बात को हमने फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है, ताकि आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि इस अनुच्छेद के तहत जो संसद के अधिवेशन को आहूत करने का जो शक्ति है, मतलब संसद की जो अधिवेशन है, सत्र है, उसको बुलाने की जो शक्ति है वो हमारे देश में राष्ट्रपति के पास ही होती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तो आर्टिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं सीधे रूप में, या आपको इसमें आप देखेंगे जब पीसीएस स्तर के एग्जामिनेशन देखते हैं, या फिर अब जो आयोगों की जो प्रणाली है एग्ज़ाम के लेने की, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो तेज़ी से बदल रही है। अब आपको कहीं ना कहीं तह में जाके पढ़ने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाते हैं तो अक्सर विद्यार्थी उसमें उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्टिकल 85 के तहत ही संसद के अधिवेशन को आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। या इसके अलावा सत्रावसान। अब सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र के अवसान की घोषणा, मतलब सत्र के समापन की घोषणा। हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संसद के भीतर 3 सत्र की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो सत्रों को आहूत करने का अधिकार या उस सत्र के समापन की घोषणा जो है, जिसको हम सत्रावसान कहते हैं, इसकी शक्ति भी जो है आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति के पास है। एक बहुत बड़ी शक्ति जो है ये अनुच्छेद हमारे देश के प्रेसिडेंट्स को प्रदान करती है, वो है लोकसभा के विघटन की शक्ति। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वर्तमान सरकार ने जो है अपना विश्वास मत सदन में खो दिया है, मतलब उनके पास बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव के पूर्व ही जो सरकारें होती है वो भी राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में भी राष्ट्रपति उस लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब अगर हम सारांशता समझने का प्रयास करें तो आर्टिकल 85 के तहत सत्र को आहूत करना, सत्रावसान की घोषणा करना या लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। तो समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 87 के अंतर्गत, जहाँ पे राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र है। अब राष्ट्रपति की अभिभाषण प्रायः कैसे होती है संसद के अंदर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप देखें तो हमने आपके अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 2 पॉइंट में बांट देने का प्रयास किया है। अगर आप इन दोनों पॉइंट को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, जैसे मान लेते हैं चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद जब नई पहली बार लोकसभा बैठेगी, पहली बार जो सदन आहूत होगी, तो वहाँ पे दोनों को एक साथ बुलाई जाती है, राज्यसभा को और लोकसभा को, और उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। मतलब राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही वो शुरू होती है। दूसरा, और कहाँ पे राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र है, तो हर एक साल प्रत्येक वर्ष का जो पहला अधिवेशन होगा वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है। तो 2 बात यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि चुनाव के बाद, मतलब निर्वाचन के बाद जो पहला अधिवेशन होगा, पहला सत्र होगा, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा, और हर एक वर्ष का, मतलब प्रत्येक वर्ष का जो पहला अधिवेशन होगा वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। और इसकी जिक्र जो है वो संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत, 86 के अंतर्गत है। ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो होते हैं वो मंत्री परिषद के द्वारा ही एक भाषण उनको दी जाती है कि किन बातों को वहाँ पे पढ़ना होता है, किन बातों को राष्ट्रपति रखते हैं। कई दफ़े ये काफ़ी विवादित रहा है। हमारे जो संविधान विशेषज्ञ होते हैं, जो राजनीतिक मामलों के जानकार लोग होते हैं, वो इस पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि राष्ट्रपति की अभिभाषण तो वही होता है जो मंत्रिपरिषद चाहता है। आप देखेंगे कि एक दिलचस्प प्रसंग है इस संदर्भ में कि एक बार के.आर. नारायणन हमारे देश के राष्ट्रपति थे, और उस समय उन्होंने अपने संबोधन में जो है मंत्रिपरिषद के अभिभाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि मुझे क्या अभिभाषण देना है, मुझे क्या बात रखना है, वो मैं खुद रखूँगा, मैं मंत्रिपरिषद के लिखे हुए पन्ने को क्यों पढ़ूँ। अब हम लोग आते हैं संविधान के अनुच्छेद 102 की ओर। देखिए, अगर संविधान के इस आर्टिकल्स को आप देखेंगे, अनुच्छेद 102 को देखेंगे, तो ये संसद सदस्यों के निहरता के बारे में बताता है। अब अगर थोड़ा सा पीछे आइए आप कि संसद सदस्यों के अहर्ता की जिक्र किस अनुच्छेद में है, अगर आप लोग में से कोई जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और कि संसद सदस्यों की जो अहर्ता है उसकी जिक्र किस अनुच्छेद में है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है जो अनुच्छेद 102 के तहत दी गई है कि संसद सदस्यों के निहरता का जो मसला है उसमें भी फैसला राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि आपको एक बात हम बता दें यहाँ पे कि 102 के तहत जो संसद सदस्य को जो अयोग्य ठहराया जाता है, उनकी जो निहरता साबित की जाती है, वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होती है, और निर्वाचन आयोग उस अनुशंसा को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो संसद सदस्यों के निहरता के मुद्दे पर भी फैसला जो है ये कौन करता है, आर्टिकल 102 के तहत राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया कि निहरता के मसले पर राष्ट्रपति का फैसला किसकी सलाह से होती है, तो वहाँ पे अक्सर क्या करते हैं हम लोग कि मंत्रिपरिषद लगा देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाने वाले अधिकांश निर्णय वो मंत्रिपरिषद के ही अनुशंसा के आधार पर होती है, मंत्रिपरिषद के आधार के सलाह के आधार पर ही होते हैं। तो यहाँ भी हम लोग मंत्रिपरिषद को पिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि सांसद सदस्यों के निहरता का जब जिक्र आए तो चुनाव आयोग के अनुशंसा के आधार पर, चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति उनका फैसला करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है। एक अन्य आर्टिकल्स की तरफ हम आ रहे हैं, अनुच्छेद 108। ये आर्टिकल्स विभिन्न एग्जामिनेशन में अनगिनत दफे पूछे जा सकते होंगे, 4-5 स्टार लगा के आप इसको पढ़ लीजिए। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सेशन होती है, मतलब संयुक्त अधिवेशन जो होती है, वो किस आर्टिकल्स के तहत होती है। तो संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सेशन है वो आर्टिकल 108 के तहत होती है, 108। ध्यान रखेंगे इस बात को, और इसको थोड़ा सा समझना है क्योंकि यहाँ पे 3-4 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो हो गया कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद 108। दूसरी बात हो गई कि यहाँ पर देखिएगा कि जो ज्वाइंट सेशन बुलाए जाते हैं, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि उस सत्र का अध्यक्षता कौन करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, मतलब कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो जो सभापति हैं राज्यसभा के वो उनकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जब ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है, मतलब कि संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और इसलिए प्रश्न कई दफ़े विभिन्न एग्जामिनेशन में, अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को पलटेंगे तो वहाँ पे बार बार इस प्रश्न से आपका सामना होगा कि, और ये तब बुलाए जाते हैं जब लगता है किसी सरकार को कि कोई एक महत्वपूर्ण विधेयक है, लोकसभा में वो पारित करवा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं होता है और वो विधेयक महत्वपूर्ण होते हैं। उस सरकार को ऐसा महसूस होता है कि इस कानून को पारित करवाना, इस विधेयक को पारित करवाना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे कंडीशन में सरकार जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के पास अनुशंसा करती है ज्वाइंट सेशन बुलाने की। उसके अलावा और भी कई सारे चीज़ हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा आपको, जैसे कि आपको हम बता दें कि एक क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया था बीपीएससी की एग्जामिनेशन में कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसे कंडीशन में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर लोकसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त है तो जो उपाध्यक्ष हैं लोकसभा के वो अध्यक्षता करते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि लोकसभा में अध्यक्ष के पद भी रिक्त है, उपाध्यक्ष के पद भी रिक्त है, ऐसे हालात में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, कौन अध्यक्षता करेगा।
तो ध्यान रखेंगे कि आमतौर पर ये फैसला राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति अपने विवेक से उस सदन के, उस संसद सदस्य, किसी भी संसद सदस्य को उसकी अध्यक्षता सौंप सकते हैं। उसी तरह अगर आप राज्यसभा में भी बात करें कि अगर एक साथ राज्यसभा के सभापति के पद भी रिक्त हो और उपसभापति के पद भी रिक्त हो, तो ऐसे कंडीशन में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसका फैसला जो है वो देश के राष्ट्रपति करेंगे और वो उस सदन के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को जो है वो अध्यक्षता सौंप सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा हम लोग आते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ पे। कई दफ़े ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो आई होप कि अगर आप इस क्लास को केयरफुली ढंग से सुनते हैं तो राष्ट्रपति से आपके कोई भी प्रश्न लगभग न के बराबर छूटने चाहिए, ये मेरा विश्वास है। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छे लग रहे हैं, कुछ डॉट्स भी रह जा रहे हैं अगर, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है उन डॉट्स को, उन प्रश्नों को मेंशन करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के उन प्रश्नों का जवाब जो है वो अगले क्लास में आपको मिल जाए। अब हम लोग आज के इस क्लास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर आ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिनको सदन में लाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी अधिनियम, कोई भी जो आपको विधेयक लाई जाती है सदन में, वो तब तक पारित होने के बावजूद भी कानून नहीं बन सकता है जब तक कि उसके राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो जाए। मतलब कि जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। तो ये तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास कौन से ऑप्शन बचते हुए। लेकिन सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जो बगैर राष्ट्रपति के अनुमति के सदन में लाए ही नहीं जा सकते हैं। मतलब कि सदन में उस प्रस्ताव को लाने के लिए पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है। तो इसको हमने 3 पॉइंट्स में आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे अंकित कर दिया है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली बात तो हो गई धन विधेयक। और ये बहुत दफ़े पूछे गए हैं कि धन विधेयक जो है वो लोकसभा में जो लाया जाता है या सदन में जब लाया जाता है तो बगैर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के उसको लाए ही नहीं जा सकते हैं। और इसका आर्टिकल्स भी पूछ दिए जाते हैं कि धन विधेयक का जिक्र जो है वो किस अनुच्छेद में है, या धन विधेयक को सदन में लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, इसका जिक्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल्स में है। तो ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को सदन में लाने के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। एक और क्वेश्चन धन विधेयक से बन जाते हैं। हालांकि जब हम लोग विभिन्न तरह के विधेयक पे चर्चा करेंगे तो वहाँ पे इसकी एक डिटेल्स जो है फिर से एक बार हम इस पे परिचर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब धन विधेयक की जिक्र है तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देखते चले जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? क्या राष्ट्रपति करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत दफ़े ये प्रश्न पूछी जा चुकी है। और उस विधेयक को आप तभी सदन में ला सकते हैं जब उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हो। दूसरा एक जो पॉइंट्स है कि जो अगर आप संविधान के भाग 1 को पढ़े होंगे, संविधान का भाग 1 जिसका आप शीर्षक देखे होंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं भाग 1 के अंतर्गत। उसमें अगर आप आर्टिकल्स 3 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस बात का अधिकार दिया गया है, इस बात की शक्ति राष्ट्रपति के पास है कि अगर कोई नए राज्य का गठन किया जाए। आपने देखा होगा 15 नवंबर 2000 में झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर एक नई राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को उसका गठन हुआ। तो अगर कोई नए राज्य का गठन होता है या पुराने राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन किया जाता है, अथवा आप अगर देखेंगे तो एक तीसरी कंडीशन भी बनती है कि अगर राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप देखेंगे कि आर्टिकल्स 3 के तहत ये शक्ति किसके पास निहित है? राष्ट्रपति के पास निहित है। ध्यान रखेंगे इसमें 3 बातें हैं। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का अगर गठन किया जाए, या दूसरी बात कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जाए, उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, या तीसरी बात कि उसके नाम में परिवर्तन किया जाए, तो ऐसे विधेयक को आप सदन में तभी ला सकते हैं जब इस विधेयक पे आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त हो।
एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अनुच्छेद 3 में इसका जिक्र है। एक तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ अंकित किया है कि अनुच्छेद 266 इस अनुच्छेद को अगर देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था किया गया है कि अगर भारत की संचित निधि से व्यय करना है तो ये मंत्रिपरिषद तभी व्यय कर सकती है या व्यय के प्रस्ताव को आप तभी सदन में ला सकते हैं जब उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली गई हो। तो इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखेंगे। पहली, धन विधेयक 110 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन या उसका सीमा परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, और 266 जहां पे आप लोग देखते हैं कि भारत की संचित निधि से अगर व्यय करने का प्रस्ताव लाया जाता है तो ये तभी लाए जा सकते हैं सदन में जब इस पे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जो सदन के द्वारा पारित होकर पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति के पास कौन से विकल्प बचते हैं। देखिए, इस संदर्भ में कई सारे प्रश्न बनते हैं। लगभग 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में पूछने लायक जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बन जाएंगे यहाँ पे, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कई सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको एक समग्रता पढ़ने का, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने का, ताकि कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटे नहीं। सबसे पहले तो आते हैं कि अगर राष्ट्रपति के पास, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ लिया है कि कौन से विधेयक है जो पूर्व अनुमति से लाए जा सकते हैं, जहाँ पे आपने 3 विधेयक को देखा, धन विधेयक या राज्यों के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, या आपने देखा कि संचित निधि से व्यय करना। उसके अलावा जो विधेयक है जब सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं और दोनों सदनों में वो विधेयक पारित हो जाते हैं। हालांकि कोई भी विधेयक कैसे सदन के अंदर पारित करता है, विभिन्न विधेयक कोई साधारण बहुमत से पारित होते हैं, कोई 2/3 बहुमत से पारित होते हैं, कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं जिसको 2/3 बहुमत से भी पारित करना होता है सदन में अलग अलग। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उस पर आधे से अधिक राज्यों का जो है वो सहमति भी, अनुमोदन भी आवश्यक होता है। खैर जो भी है इसको हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, एक अलग विषय होगा हमारा। आज हम लोग समझते हैं कि अगर सदन के द्वारा, संसद के द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति के पास क्या सब विकल्प बचता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सामान्यतः जो व्यवहार में देखा गया है कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय को जो है वो स्वीकृति दे देते हैं, या संसद के द्वारा पारित विधेयक जो है उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तो पहला विकल्प तो उनके पास यही है कि वो इस विधेयक को अपनी सहमति प्रदान करें, मतलब कि उस पर वो हस्ताक्षर कर दे, और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस तिथि से वो कानून बन जाता है, मतलब एक्ट बन जाता है। अब और क्या ऑप्शन बनते हैं राष्ट्रपति के पास, तो दूसरा जो ऑप्शन बचता है राष्ट्रपति के पास कि वो इन विधेयकों को अपनी सलाह के साथ या उचित संशोधनों के सुझाव के साथ मंत्रिपरिषद को वापस पुनर्विचार के लिए भेज देता है। मतलब कि आप एक बार इस पर फिर से विचार कीजिए, और राष्ट्रपति आवश्यक अगर समझता है तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाते समय वो अपनी सलाह जो है या अपनी जो उनके सुझाव है उस विधेयक के बारे में, जहां उन्हें लगता है कि इनमें संशोधन करना है या इस पार्ट को हटा देना है, इन सुझावों के साथ, इन सलाहों के साथ वो मंत्रिपरिषद को वापस उस विधेयक को वापस कर देते हैं, भेज देते हैं पुनर्विचार के लिए। अब ये संसद पे डिपेंड करता है कि उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सलाह को, उनके सुझाव को मानते हैं कि नहीं। अगर संसद चाहे तो उस विधेयक को उचित संशोधनों के साथ या हूबहू जिस तरह से राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, अगर उसी तरह दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे, मतलब किसी भी तरह से, या तो संशोधनों के साथ या हूबहू उसी तरह वापस अगर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। मतलब कि अब राष्ट्रपति के पास बाध्यता है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास कि उस विधेयक पर उन्हें अपना हस्ताक्षर करना ही होगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत ही क्लियर वे में है कि राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है सदन में, और सदन राष्ट्रपति के उस पुनर्विचार के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो उन सुझावों के साथ, उसको संशोधनों के साथ या हूबहू उसी तरह अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वो सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए उस विधेयक पर बाध्य है। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि क्या हमारे मूल संविधान में इस तरह की व्यवस्था थी? तो नहीं, हमारे मूल संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी।
आप देखेंगे कि देश में जो आपातकाल का दौर है, जो इंदिरा गांधी जी के समय में कई सारे संशोधन किए गए। तो 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो इस संशोधन में आप देखिएगा, ये 1976 में ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ है। और हम कई दफे आप लोगों को कहे होंगे कि 42वां संविधान संशोधन ये अब तक का, मतलब भारतीय संविधान संशोधनों के इतिहास का सबसे बड़ा संशोधन है। इतने सारे फेरबदल इस संशोधन के साथ, इस संशोधन के द्वारा संविधान में किए गए, जो इससे पहले या बाद में कभी नहीं किए गए। और यही कारण है कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है। मतलब ये लघु संविधान, एक छोटा संविधान की तरह ये संविधान संशोधन इतने महत्वपूर्ण है। कई सारे चीज इस संविधान संशोधन के जरिए जो है वो संविधान में जोड़े गए थे। आप देखिएगा, उसी में एक प्रोसेस ये भी था कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर पहुंचता है, तो वहां पे राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया था कि उन्हें हस्ताक्षर करने ही होंगे। और बाद में देखिएगा 77 में चुनाव होते हैं, मतलब 1976 में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप देखिएगा 42वां संविधान संशोधन होता है और 1977 में चुनाव होते हैं। दिलचस्प बात ये होती है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है। न केवल इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, बल्कि कांग्रेस पूरी तरह से पराजित होती है। और ये पहला मौका था 1977 में, जब केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कई दफे ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब गठित की गई थी। तो पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार है वो 1977 में गठित की गई थी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई थी। एक गाना बड़ा फेमस हुआ था उस समय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और देखिएगा, इसके बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1978 में वो एक संविधान संशोधन को लेकर आते हैं, 44वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के जरिए 42वें संविधान संशोधन के कई चीजों को उलट दिया गया। कहने का मतलब है कि 42वां संविधान संशोधन के जरिए ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के जरिए इसको हटा दिया गया और ये कहा गया कि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। तो ध्यान रखना है कि इसको पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस भेज देता है, ये किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के जरिए। तो ध्यान रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी की सरकार में, जिस समय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे और उनके समय में ही ये संविधान संशोधन किया। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि क्या सभी तरह के विधेयक को राष्ट्रपति वापस लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए? तो ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते हैं और ये पूछ लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ऐसे कौन सा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करते हैं। एक विधेयक तो हो गया जो हमने पूर्व में देखा था, धन विधेयक। चूंकि अगर आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में आइए, आपको हमने अभी बताया है कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में लाए जाते हैं। तो जिस विधेयक पे राष्ट्रपति पूर्व में अनुमति दे दिया है, उस विधेयक को फिर पुनर्विचार के लिए लौटाना तार्किक नहीं लगता। इसीलिए ये व्यवस्था की गई कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस सदन के पास नहीं लौटा सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पलट रहे होते हैं तो ये प्रश्न आपको बार बार आते हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है संसद के पास। इसके अलावा एक विधेयक जो है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस नहीं लौटा सकते हैं। और अगर जब हम संविधान संशोधन को पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, तो वहां पे इसकी हम एक बहुत ही विस्तृत परिचर्चा करेंगे। काफी लंबी चौड़ी एक क्लास होगी, लेकिन यहाँ पे हम केवल ध्यान रखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि संविधान संशोधन का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में है। संविधान संशोधन का जिक्र कहाँ पे है? अनुच्छेद
368 है। तो मतलब आर्टिकल 368 के तहत जो विधेयक सदन में लाए जाते हैं, जहां पे संविधान संशोधन किया जाता है, तो उस विधेयक को भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, मतलब उस पर अपनी सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट की बात है, विद्यार्थी प्रायः ऑब्जेक्टिव वे में केवल आंकड़ों को संग्रहित कर लेते हैं। मैंने कई बार कहा है कि आपका काम केवल तथ्यों को कलेक्ट करना नहीं है, आप कलेक्टिंग सेंटर ना बने, आप केवल फैक्ट को पढ़कर कॉन्सेप्ट को बिगाड़ लेंगे। इसलिए अपनी कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखें, उसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखें, ताकि आपको किसी भी तरह से अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप उसमें नहीं उलझेंगे। तो फिर एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देते हैं। दूसरा ऑप्शन उनके पास बचता है कि वो पुनर्विचार के लिए वापस सदन को लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को नहीं। फिर सदन चाहे तो उस विधेयक पर जो है उचित जो है संशोधनों के साथ या हूबहू उस पूर्व रूप में ही अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज देते हैं तो राष्ट्रपति अपना सहमति देने के लिए बाध्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की वीटो की पावर, वो क्या चीज है। तो सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ये आर्टिकल कहां पे, तो अनुच्छेद 111। दर्जनों बार ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के सेट्स में मिल जाएंगे, मतलब कई दफे ये प्रश्न पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति जो है वो वीटो कर सकता है किसी विधेयक पे, उसकी वीटो पावर जो है, वीटो शक्ति जो है वो किस आर्टिकल्स में निहित है, किस आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दी गई है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 111 के तहत दी गई है। और इसको हमें समझना है थोड़ा ध्यान से कि देश की राष्ट्रपति किस तरह से किसी विधेयक पे अपना वीटो कर सकते हैं। तो आमतौर पे अगर हम देखेंगे तो वीटो 4 तरह के होते हैं। जो विभिन्न देशों के अगर राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वीटो को हम समझने का प्रयास करें तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कि वीटो 4 तरह के होते हैं, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर जो है, 3 तरह की वीटो शक्ति जो है वो दी गई है। पहले उन तीनों वीटो शक्ति को हम समझने का प्रयास करते हैं बारी बारी से। ये पहला है आपको आत्यांतिक वीटो, जिसको हम एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। क्या है एब्सोल्यूट वीटो, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आम तौर पे राष्ट्रपति के द्वारा 2 परिस्थितियों में इस वीटो का प्रयोग किया जाता है। पहला परिस्थिति तो ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई विधेयक सदन में पारित हुआ, तो उस विधेयक को अगर किसी गैर सरकारी सदस्य ने सदन में प्रस्तुत किया था, तो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक है, राष्ट्रपति प्रायः उस विधेयक पे इस तरह के वीटो का प्रयोग करता है, जिसपे वो अपनी सहमति नहीं देते हैं। अब थोड़ा सा रुक के समझ लेने का प्रयास करते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों का क्या तात्पर्य है। गैर सरकारी सदस्यों का मतलब ये होता है कि सदन में कोई ऐसे विधेयक लाए जाते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा नहीं, बल्कि किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य के द्वारा भी नहीं लाए जाते हैं, बल्कि किसी अन्य संसद सदस्य के द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं। फिर से समझने का थोड़ा सा इसको हम प्रयास करते हैं कि गैर सरकारी सदस्य का तात्पर्य वैसे सदस्य से हैं जो मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का हिस्सा, जो मंत्री नहीं है। ऐसे जो सदस्य अगर कोई विधेयक लाते हैं तो उसको गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया गया विधेयक कहते हैं। अगर ऐसे विधेयक सदन में पारित होते हैं और वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकती है, मतलब उस विधेयक पे अपनी सहमति को रोक लेते हैं इस वीटो के द्वारा। दूसरी परिस्थिति बनती है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए पहुंचती है, कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा, और जब तक राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करके सदन को वापस लौटाएंगे, उससे पहले क्या हो गई, सरकार भंग हो गई, मंत्रिपरिषद भंग हो गई। चाहे किसी भी कारण से हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि खुद मंत्रिपरिषद ने लोकसभा को भंग करने का अनुशंसा कर दिया है, या सरकार अपना विश्वास मत खो दिया है। किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहां पे मंत्रिमंडल भंग हो जाती है, अब नए मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से ये रिक्वेस्ट करता है कि उस विधेयक को अपनी सहमति नहीं प्रदान करे,
तो ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति इस एब्सोल्यूट वीटो के पावर द्वारा यानी आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है और उस विधेयक पर अपनी सहमति नहीं रख देता है। इस तरह से वो विधेयक लैप्स कर जाता है, मतलब वो विधेयक समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो आत्यांतिक वीटो दो परिस्थिति में, पहला परिस्थिति हो गया कि अगर कोई गैर सरकारी सदस्य जो है उसके द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं सदन के पटल पर, उस विधेयक पर राष्ट्रपति चाहे तो इस तरह की वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक सहमति के लिए पहुंचता है और सहमति मिलने के पूर्व मतलब हस्ताक्षर के पूर्व मंत्रिमंडल भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में नई मंत्रिमंडल का जब गठन होता है और वो मंत्रिमंडल ये राष्ट्रपति के पास ये रिक्वेस्ट करती है कि उस विधेयक पे सहमति नहीं प्रदान करे, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी सहमति नहीं देता है और उस तरह से ये विधेयक लैप्स कर जाता है। समझ पा रहे हैं? दूसरा वीटो समझते हैं सस्पेंसिव वीटो, जिसको हम कहते हैं निलंबनकारी वीटो। दरअसल ये निलंबनकारी वीटो कुछ नहीं है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है। तो ये वीटो यही चीज है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को सदन के पास एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है, लेकिन ध्यान रखना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़। ठीक है, तो ये वीटो आप लोग पहले ही समझ रहे हैं। उसके बाद की परिस्थिति क्या होगी वो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तीसरा जो वीटो है वो है जेबी वीटो, जिसको हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो है क्या? ये एक बड़ी विचित्र तरह की व्यवस्था है और हमारे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में ये एक बहुत ही डिफरेंस टाइप की वीटो है। देखिएगा, इस वीटो में राष्ट्रपति क्या करता है, तो न तो सहमति देता है, न तो स्वीकृति देता, मतलब उस विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, ना ही वो पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। ध्यान रखेंगे कि ना तो वो अपनी सहमति प्रदान करते हैं, ना ही वो स्वीकृति देते हैं, ना ही वो पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं, बल्कि उस वीटो को रख लेते हैं अपने पास, मतलब उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते हैं। इसको कहते हैं कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पॉकेट में रख लिया। अब फिर राष्ट्रपति कब उस विधेयक पे अपनी स्वीकृति देंगे, कब उस पर हस्ताक्षर करेंगे, ये राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है। अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के टकराहट को समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें राजीव गांधी की कार्यकाल भी एक उल्लेखनीय कार्यकाल है, जहां पे आप देखेंगे कि जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी की जो मंत्रिमंडल थी उनमें कई बार ठन गई और ऐसी ही परिस्थिति आई जब डाक संशोधन अधिनियम को 1986 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, एक डाक संशोधन विधेयक लाया गया और इसको भेजा गया ज्ञानी जैल सिंह के पास। उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया और उस विधेयक को न तो अपनी सहमति दिया, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया। तो ये पहला वीटो है इस तरह का, जेबी वीटो का प्रयोग। ये पूछ दिए जाते हैं कि पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1986 ईस्वी में किया गया। कौन से विधेयक पे किया गया? तो डाक संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति ने वीटो कर लिया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इसके अलावा एक अन्य वीटो भी होता है जिसको हम कहते हैं विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो कहते हैं इसको, विशेषित वीटो का। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये वीटो पावर है, विशेषित वीटो का पावर, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो मतलब विशेषित वीटो का जो अधिकार है वो नहीं दिया गया है। तो ये प्रश्न चूंकि बनते हैं इसलिए यहाँ पे इसको जान लेने बहुत जरूरी है। पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो विशेषित वीटो की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के, भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। इनके पास, जैसे अमेरिका, इसका एक सुंदर उदाहरण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक अन्य वीटो भी है, चौथा वीटो पावर भी है, जिसको हम विशेषित वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक अन्य चीज आपको हम बता दें कि संविधान संशोधन, अभी हमने कई बार इस चीज को का जिक्र किया है कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, उस पर अपना सहमति देना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ये मूल संविधान की व्यवस्था थी? तो नहीं, ये मूल संविधान में भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। तो आखिर ये कहां से आया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पे अपना सहमति देने के लिए बाध्य है? तो ये 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे नहीं लगाना है,
44वां संविधान संशोधन को थोड़ा क्लियर हो लेते हैं कि अगर पुनर्विचार के बाद एक बार फिर से सदन वापस कर देती है तो राष्ट्रपति पाते हैं। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता है, इस पे सहमति देना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था कब की गई? तो ये व्यवस्था 24वां संविधान संशोधन, ये भी इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ है, 1971 ईस्वी में किया गया। और इस संविधान संशोधन में कहा गया कि जो संविधान संशोधन विधेयक होंगे उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आप देखिएगा इंदिरा गांधी जी के समय में जो 19वां, 24वां, 25वां, 26वां ये सारे संविधान संशोधन किए गए और कई सारे चेंजेस जो है उस दौर में आप देखेंगे कि संविधान के अंदर किए गए। उसमें एक ये भी है 44वां संविधान संशोधन 1971 का, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचती है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। और ये व्यवस्था वर्तमान समय में भी है। तो क्लियर है। एक और चीज आपको हम बता दें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा था कि अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में करते हैं मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के आधार पर। उसी तरह लोकसभा के अंदर भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्य की जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका आर्टिकल 331 एकदम ध्यान रखेंगे। हालांकि हम यहीं पे बता दें, जब आप राज्य को पढ़ रहे होंगे तो जैसे राज्य विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट पर नियुक्ति, जो एक सीट का मनोनयन जो है वो किया जाता है, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है हालांकि। और उसका आर्टिकल 333 है, 333 333 के तहत राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति करता है, एक एंग्लो इंडियन सदस्य की मनोनयन करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। और यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की, जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, एंग्लो इंडियन सदस्यों की जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये मनोनयन जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वर्तमान लोकसभा जो है उसमें एंग्लो इंडियन जो है सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को जानकारी हो कि राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनयन क्यों नहीं किया गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसकी जानकारी प्रदान करें, फिर हम लोग इस पर कभी चर्चा करें। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आप लोगों को हम बता दें कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण है। और ये हालांकि मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, लेकिन आपको देखिएगा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं, पीटी एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पर ये कई दफे पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जब हम लोग राज्य विधानमंडल को पढ़ रहे होंगे कि राज्य विधानमंडल जब विधेयक को पारित करता है और वो राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल क्या सब कर सकते हैं वहाँ? तो वहाँ पे अब चूंकि हम राज्य विधानमंडल के विधेयकों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं आज के क्लास में, केवल उस प्रसंग की हम चर्चा करना चाह रहे हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। कि अगर राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को पारित किया गया या विधान परिषद और विधानसभा के द्वारा, जब वो राज्यपाल के पास भेजता है तो कई बार ऐसे होते हैं कि उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उस विधेयक को, अगर उनको ये लगता है कि ये विधेयक राष्ट्रीय महत्व का विधेयक है, मतलब राष्ट्रीय महत्व के विषय है इसमें समाहित, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल जो है आर्टिकल 200 के तहत, अब ये ध्यान रखना इसमें 2 अनुच्छेद की जिक्र है, एक अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201, और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्या है ये दोनों आर्टिकल। तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख लेता है। सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि अगर राज्यपाल के पास कोई विधेयक पहुंचती है सहमति के लिए और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये विषय, ये विधेयक राष्ट्रीय महत्व का विधेयक है, तो उसे राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए अनुच्छेद 200 के तहत वो सुरक्षित रख लेता है और उस विधेयक को उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। अब जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आते हैं तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन बचते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी सहमति दे दे, फिर राज्यपाल की भी सहमति मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए अपनी सलाहों के साथ, अपनी सुझावों के साथ राज्यपाल को वापस कर देता है, मतलब राज्य विधानमंडल को वापस कर देता है। अब अगर राज्य विधानमंडल उस विधेयक पे फिर से विचार करती है और उसको संशोधनों के साथ या उसी स्वरूप में फिर से भेज देती है,
और तब पुनः ये विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि आपने क्या देखा था कि अगर संसद किसी विधेयक को दोबारा भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, 44वां संविधान संशोधन। लेकिन अगर किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 200 के तहत कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, तो अनुच्छेद 201 के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उसे सहमति दे भी सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। और अगर पुनः वो विधेयक राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के बाद आए, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे, इसका जिक्र है अनुच्छेद 201 में। तो इस तरह से आज के इस सत्र में, आज के इस क्लास में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों का काफी विस्तृत रूप में परिचर्चा हुई हम लोगों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास जरूर पसंद आया हो। फिर भी अगर कोई डॉट्स आपके मन में रह गए हो, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में उस डॉट्स को मेंशन कीजिए, और हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि आपके उन कमेंट्स को पढ़ें, और वहाँ पर आपको जो अगले क्लास में आपके उस डॉट्स को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए आज के इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो, तो जरूर हमारे इस द डिटर्मिनेशन टीम की मुहिम से जुड़े, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक इसे अग्रसारित करना न भूलें, ताकि हमारी कोशिश है कि हम एक कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को केवल एक डाटा कलेक्शन सेंटर न बनाए, बल्कि उनकी कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सके। और इस मुहिम में आपके साथ की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये अपेक्षित है कि आपसे हमें सहयोग मिलेगा। फिलहाल के लिए आज के इस क्लास से विदा होते हैं। अगले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के विस्तृत रूप में परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए